अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ विजन की तरफ से मैं हूं रिपोर्टर खौला राजपूत। आज हम मौजूद हैं गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स के सीईओ कामरान अहमद के साथ। आज 23 मार्च का दिन है और आज हम आए हैं गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स में कामरान अहमद के साथ। तो आइए हम इनके ख्यालात जानते हैं 23 मार्च के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कामरान अहमद, गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स का सीईओ। 23 मार्च, जैसा कि आपको पता है, 23 मार्च 1940 में एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम के बारे में बताया गया था। क्योंकि ये था कि जी आप मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के लिए करारदाद जो मंजूर की गई थी, उसकी रोशनी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुदादाद, काबिलियत, सियासी फ़हीम और फरासत, अज़म, यकीन, हुक्म और अमल पैरा से दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलिकत का इजाफ़ा हुआ जो कि बरसीर के मुसलमानों के लिए एक अहम और अशद ज़रूरत थी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशनल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ था। गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स तो खैर बाद में बनी थी। मैंने ना जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, उसके बाद मैं इस ट्रैवल्स की फील्ड में आ गया था। अच्छा, सही। और यहीं से मेरा ये जो है ना, शुरू से ही मैं इसी फील्ड में हूँ। सही। तो सर, अगर गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स आप बता रहे हैं आपने स्टार्ट किया यहीं से, तो गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स को अंदाज़न कितना टाइम हो गया मार्केट में? ट्रैवल एंड टूर्स को तकरीबन कह लें कि जी 2007 में स्टार्ट हुई थी। माशाल्लाह, फिर आपको काफ़ी अर्सा हो गया मार्केट में। काफ़ी अर्सा हो गया। तो इस्लामाबाद में हम लोग आए थे तकरीबन 9-10 साल पहले। सही। तो सर, आप किस किस कंट्री के वीज़ास को डील करते हैं? जॉब वीज़ा करते हैं? जॉब वीज़ा नहीं करते। एक चीज़ याद रखें कि जी जो ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस है ना, इसमें आप टूरिज्म वीज़ा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं जी। ठीक है, इसमें एयर टिकट सेल कर सकते हैं, उम्रा का कर सकते हैं, हज और उम्रा। ठीक। हज का जो है ना वो अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। जिनके पास ट्रैवल एंड टूर्स है ना, वो सिर्फ ट्रैवल एयर टिकट्स और टूर्स को अरेंज कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वीज़ा भी जो है ना वो हम लोग करते हैं हमें अलावा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग, उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप देखो कि कोई डन बेस वीज़ा, जिस तरह काफ़ी सारे एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम डन बेस वीज़ा करते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम दुबई का भी वीज़ा प्रोसेसिंग में ही करते हैं, लग गया, नहीं लगा तो कोई। तो सर, इसकी प्रोसेसिंग फ़ी का क्या प्रोसीजर होता है? हर कंट्री का अलग-अलग होता है, इसमें ये नहीं होता कि जी कोई फिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने दुबई का बताया और आपने बताया कि आप उम्रे के वीज़ा करते हैं। देखिए, तो उसकी पेमेंट के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि फुल पेमेंट आप चार्ज करते हैं या पहले आप वीज़े की हम पूरी पेमेंट चार्ज करते हैं, क्योंकि वो तो हम लोगों ने डायरेक्ट एम्बेसीज में देनी होती है ना। तो ये जो दुबई का है वीज़ा, इसकी भी है 30 दिन की जो हम लोग चार्ज करते हैं, राउंड अबाउट कह लें कि जो 32,000 चार्ज करते हैं, और 60 दिन की जो है वो 55,000 चार्ज करते हैं। इसी तरह उम्रा जो है, उम्रा डिपेंड करता है, 40,000 से 45,000 के दरमियान उम्रा वीज़ा की फ़ीस वगैरह और वो होती है। लेकिन ये हम पहले लेते हैं, उसकी वजह है कि हम लोगों ने भी आगे पे करनी होती है। सही। उसके बगैर वीज़ा इशू होता नहीं है। सही। तो सॉरी, उम्रे के लिए जब आप भेजते हैं यहाँ से वीज़ा वगैरह सारा प्रोसेस करवाते हैं, तो उसमें आगे होटल बुकिंग्स, जैसे कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम आपको होटल बुकिंग्स भी करवा के देंगे, रिहाइश का, वो सारा भी आप करवाते हैं? हाँ जी, सब 1 to all हम कराते हैं। टिकट्स, वहाँ पे होटल स्टे, ट्रांसपोर्ट, वो सारी हमारी मैनेजमेंट होती है। सही। तो सर, क्योंकि वहाँ पे भी स्टाफ होता है जो सारा ये देख रहा होता है। बिल्कुल। तो आपके कुछ स्टाफ उधर सऊदीया में भी अवेलेबल है? जी, अवेलेबल होता है। और सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके इसके कितने दिन के पैकेजेस हैं? 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के, डिपेंड करता है। यहाँ मार्केट में तो मोस्टली चल रहा है 21 दिन का पैकेज ना, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं कि यार एक दफ़ा जा रहे हैं तो हम लोग जो है ना जितना मैक्सिमम रह सके। तो मैक्सिमम जो पैकेज चलता है ना वो 21 डेज़ का चलता है। कुछ हैं बिजनेसमैन, कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता इतना कि जी वो 15 दिन या 20 दिन 21 दिन
निकाल सकें, वो फिर कहते हैं हमें 7 दिन या 10 दिन का पैकेज अरेंज करके दें, वो कस्टमाइज पैकेज होते हैं। तो सर ये जो आपके पैकेजेस हैं 21 दिन का हो गया या 7 दिन का, तो इनके चार्जेस किस हिसाब से होते हैं? चार्जेस के हवाले से भी मुझे थोड़ा सा बताएंगे? जी, चार्जेस इनके डिपेंड करता है कि आप होटल वहाँ पे कौन सा ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर तो होटल जितना दूर होगा ना उतने चार्जेस कम होंगे, ठीक है, और जितना आप करीब आएंगे ना हरम पाक के और मस्जिद नबवी के उतने चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो सर आप एवरेज जो मार्केट को अगर हम लोग देखें ना तो एवरेज अभी रमज़ान तो है, रमज़ान में तो बहुत एक्सपेंसिव है। शवाल में जो है ना एवरेज मार्केट में 15 दिन का तकरीबन 2,15,000 और 21 दिन का जो है ना वो 2,25,000 से 30,000 इतना चलता है, जो कि स्टैंडर्ड पैकेज है जिसमें कोई कंप्लेन नहीं होती। अभी इससे कम वाले भी होंगे पैकेजेस, लेकिन उसमें वही चीज़ है कि जी बंदा जहाँ इतना खर्चा कर रहा है वहाँ 10-15,000 को ना देखे, वो एक अच्छी चीज़ जगह पे जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर एक मैंने आपसे बहुत अहम सवाल है ये कि आप ऐसा क्या क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड करें कि क्लाइंट्स आपके पास आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, हज उम्रे के हवाले से या दुबई वीज़े के हवाले से? देखें क्लाइंट्स जो है ना वो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि देखें हमारा ये जो ऑफिस है ये है 2nd फ्लोर पे। बिल्कुल। हमारा सब रेफरेंस से क्लाइंट आता है। हम जिसे एक दफ़ा सर्विस देते हैं वो दूसरा हमें रेफ़र करता है यहाँ पे, ठीक है ना। वो हमारी सर्विसेज से मुतमिन है। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे, आर्मी के भी हैं, कॉर्पोरेट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं क्लाइंट मेरे, और बेहतरीन क्लाइंट है, इसमें ये नहीं है कि जी। और सर्विसेज भी हमारी ठीक है। कभी देखें एक चीज़ मैं सारों को कहता हूँ यार, घर जैसा आराम जो है ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। समझ गए ना कि जी आप अपने घर में भी ना जिस रूम में आप सोते हो ना, किसी दिन मजबूरी की वजह से आपको दूसरे रूम में सोना पड़े ना तो दूसरे रूम में भी आपको नींद नहीं आएगी। तो घर आप इधर अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने शहर की इस्लामाबाद में ही, कि जी कहीं पे आप ऑफिस से घर जा रहे हो या घर से ऑफिस आ रहे हो ना, तो आप कहीं पे ट्रैफिक जाम हो जाए ना तो वो आप अनकंफर्टेबल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह वहाँ पे जब आप जाते हो एक नई जगह होती है जो आप अल्लाह का घर है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं परेशानी ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हो जाती है तो लोग जो है ना हमारे 80-90% लोग जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे ना। ओवरऑल देखा जाए इतनी कोई कंप्लेंट्स आती नहीं है वहाँ पे। अभी जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं ना, जो अब नई नस्ल आ रही है या नए लोग आ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते जा रहे हैं कि यार वहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो भी जाएँ तो हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो खाली इनके साथ नहीं होती, ओवरऑल सारों के साथ हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दिन ही इस तरह के होते हैं। जी जी। अभी रमज़ान में रश है, काफ़ी रश टाइम है, तो इस वजह से रमज़ान में हम लोग बड़ा अनलिमिटेड फूंक के कदम रख रहे हैं कि जी कोई परेशानी ना हो पैसेंजर्स को ना। बिल्कुल। और टूर्स में तो लोग जाते हैं, उनका आगे वहाँ पे सारा मैनेज होता है, वो प्रॉपर वॉचर्स होते हैं, वो वहाँ पे उन्हें ऐसा जितनी परेशानी नहीं होती। 1-2% क्लाइंट कोई परेशानी आ जाए। तो टूर्स में आपके क्या पैकेजेस होते हैं? दुबई के, मालदीव के, अज़रबैजान है जो ज़्यादा चलते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये पैकेजेस हमारे चलते रहते हैं। तो सर इनका टूर आपका मिनिमम कितने दिन का होता है? मिनिमम हमारा 5 दिन का होता है। इसके चार्जेस हर कंट्री के अलग-अलग होते हैं। दुबई के तो आजकल दुबई के मालदीव एक्सपेंसिव है। मालदीव के तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक जाता है होटल पैकेज, क्योंकि इसका टिकट भी महंगा है और वहाँ पे स्टे भी और टूर भी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बोट का ज़्यादा वो होता है ना, वहाँ पे कार्स वगैरह कम चलती हैं, क्योंकि वो आइलैंड है, वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए स्पीड बोट का इस्तेमाल होता है। चलिए सर, अब आपसे थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो 23 मार्च के हवाले से आपका क्या थिंकिंग है कि पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, और महंगाई के हवाले से भी मुझे थोड़ा बताइएगा कि आने वाले वक्त में ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? देखें पॉलिटिक्स में तो है ऐसा, जितना मैं कहूँ कि जी मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो तो नहीं है, लेकिन यह है कि जी हम लोग यही दुआ करते हैं कि जी
पहले तो जो 23 मार्च के हवाले से पैगाम है ना वो यही है कि जी हमें रंग व नस्ल से ना बालातर होकर इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, ये मुल्क नहीं है तो फिर जो है ना हम लोग भी मुश्किल हो जाता है, समझ गए ना। तो बाकी क्या लेंगे जी, महंगाई का जो आपने सवाल किया, महंगाई जो है ना वो तो कंट्रोल करने पे आए तो ये कंट्रोल कर सकते हैं अगर नीयत से करें तो। ना करने पे आए तो अपनी अयाशियों में लगे रहें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस आवाम ने वोट दिया इन्हें लाएं, चाहे सही तरीके से आए या गलत तरीके से आए, इन्हें जो है ना इस आवाम को कोई सहूलत देनी चाहिए। हम तो यही पैगाम देंगे। तो इस हुकूमत में आपके बिजनेस को कितना अफेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव वे में अफेक्ट हो रहा है या नेगेटिव वे में? हमारा बिजनेस ये कह लें कि जी ये सदाबहार बिजनेस है। ये शुक्र है ये जो बिजनेस है ट्रैवल एंड टूर्स का, ये सदाबहार बिजनेस है। सिर्फ जिन दिनों कोरोना आया था ना उन दिनों ऐसे एक जो है ना लॉक लग गया था। बाकी ओवरऑल उम्रा भी चलता रहता है, टूर्स भी, एयर टिकट्स भी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इफ़ेक्ट नहीं आता। जिन्होंने ट्रैवल करना है वो करते हैं, जिन्होंने नहीं करना सोचना है वो एक जगह से पूछा दूसरी जगह से पूछा, उनका एक अलग नेचर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस बेहतरीन बिज़नेस है। हम लोग तो ये सजेस्ट करते हैं कि यार जो नई आने वाली नस्ल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस बिज़नेस में आना चाहिए, समझ गए ना। और सर जो प्रीवियस हुकूमत चल रही थी उसमें ज़्यादा आपको मुनाफा हो रहा था, क्योंकि महंगाई की वजह से तो काफ़ी लोग हैं जो अभी इसमें नहीं आ रहे। देखें जो कोरोना से पहले सिनेरियो था ना वो ये था कि जी लोग 500-1000 रुपये को भी देखते थे और बड़ा उस पर फोकस करते थे कि नहीं एक चीज़ हमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये कहीं से सस्ती मिल रही है तो हम उस तरफ चले जाएँ। लेकिन कोरोना के बाद लोग जो है ना 8-8, 10-10 हज़ार को भी नहीं देखते। वो कहते हैं यार हम जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो हमें सर्विस भी मिलनी चाहिए वहाँ पे हमारे हिसाब से ना। तो सर्विसेज देखते हैं ओवरऑल, ये नहीं देखते कि जी आप कोई पे सस्ता है या महंगा है। वो कहते हैं कि सर्विस ठीक है तो नो प्रॉब्लम, हम 1000-2000 फालतू दे देंगे लेकिन हमें वहाँ पे परेशानी ना हो। कस्टमर यहाँ पे मेरे पास तो ऐसा है। ओवरऑल मार्केट में मैं नहीं कुछ कह सकता। कोरोना से पहले कह लें कि जी कम मार्जिन पे काम होता था। कोरोना के बाद जो है ना लोग खुद कहते हैं कि यार हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे लेकिन हमें वहाँ पे परेशानी ना हो। सर जो मौजूदा हुकूमत है, सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, इन तीनों ओहदों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें ओहदे तो बहुत अच्छे हैं। आगे जो बंदे देखें ज़रदारी साहब, उनका भी एक्सपीरियंस है नो डाउट, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनका ज़ाहिर है वज़ीर आला का एक्सपीरियंस तो काफ़ी था, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए जो है ना वो मुश्किल हालात में आए, ठीक है। तो वो क्या लें कि जी शायद उन्हें टाइम लगे तो अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतरी लाएँ। तो ये जो वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज़, इनके लिए भी दुआई कर सकते हैं क्योंकि इनको तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है इतना बड़े ओहदे का ना। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये भी मैनेज कर लेंगी। लेकिन ये नीयतों पे भी होता है कि जी जितनी नीयत अच्छी होगी उतनी ही जो है ना मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो उतना ही इनके लिए बेहतर है। अवाम आगे फिर इन्हें अनवा एतमाद करके जो है ना इन्हें वोट भी देगी, ठीक है ना। अभी इस इलेक्शन में अगर कहीं पे ये समझते हैं कि जी कहीं पे इनके साथ सीट एडजस्टमेंट किसी ने कर दी है या कहीं इनके साथ ज़्यादती हो गई है, किसी जगह इनसे कुछ सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ, तो अगर ये थोड़ा सा रिलीफ देना आवाम को तो ये आवाम जो है ना फिर सियासतदानों के साथ चलने वाली है। ये नहीं कि जी नहीं चलती। और सर जो पीटीआई के साथ अभी सलूक किया जा रहा है, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या ये सलूक सही है? देखें जो कर रहे हैं वो भी इस मुल्क के बासी हैं, तो जो सह रहे हैं वो भी इस मुल्क के बासी हैं। होना इस तरह नहीं चाहिए। सियासत में देखें इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन उसे पर्सनल लेके इस लेवल पे जाके
करना ये ठीक नहीं है। ये खाली पाकिस्तान के लिए क्या, इसमें मुल्क का इमेज जो है ना वो बाकी दुनिया को आपके सामने या खुल के अगर मैं बात करूँगा ठीक नहीं जा रहा। इस तरह होना नहीं चाहिए था पीटीआई के साथ या इस तरह ना, क्योंकि देखें बात आ जाती है जहाँ पीटीआई की वहाँ इमरान खान साहब, वो देखें वो सियासतदान तो हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो कह लें कि जी उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया ना पाकिस्तान को सारी दुनिया में, वो किसी सियासतदान ने नहीं किया, समझ गए? बिल्कुल। तो उनके साथ इस तरह का सलूक होना नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं, बाकी जो इनकी अपनी अंदर की जो भी ख्वाहिशात हैं या जो भी इनकी आपस में कह लें कि जी टसल है, वो ख़त्म होनी चाहिए। इन्हें इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए बजाय कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने। सर माजी में यही दोनों हुकूमतें हमें नज़र आई थी, मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते हुए, वोट को इज़्ज़त दो और काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें करते हुए नज़र आई थी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सब देखें, अगर माजी से भी पीछे चले जाए ना, माजी में तो एक ट्रायंगल चलता रहा है कि जी पीपल पार्टी नून लीग आर्मी, पीपल पार्टी नून लीग आर्मी, ये ट्रायंगल जब तक चलता रहा ना तब तक तो ठीक था। बीच में ये जो पीटीआई आ गई है ना, इसने जो है ना फिर वो कह लें कि जिसको बीच में लॉक लगा दिया। तो उनके पुराने एक्सपीरियंस को देख जाए ना कि जी अगर मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी यही दो मेन हुकूमतें थी, तो इन्होंने कुछ अच्छे स्टेप भी लिए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो 80% जो है ना ये अपने फ़ायदे के लिए करते रहे, आवाम के फ़ायदे के लिए 20% ही करते रहे। और सर IMF की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी कि कर्ज़ लिया जा रहा है गरीब लोग आवाम की मदद करने के लिए, लेकिन वो फंड्स को अपनी अयाशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उस हवाले से बताएंगे थोड़ा सा? ये रिपोर्ट तो हकीकत है ना कि देखें फ़ंड जो है वाकई लिया जाता है आवाम के लिए, ठीक है, और बाद में जो है ना वो पता ही नहीं चलता कि जी गया किधर है, समझ गए? तो इस चीज़ को जो है ना वो होना नहीं चाहिए कि जी इस तरह हम लोग कहें कि जी ये चीज़ है। अगर आवाम के अव्वल तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि IMF की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, समझ गए ना? बिल्कुल। उस तरफ वो तो सीधी सीधी कह लें कि जी मौत ही है, दिन ब दिन हम दलदल में ही फंसते जाएंगे। कह लें कि बजाय कि उस तरफ करने के ना, हमारे अपने इस मुल्क में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा हैं कि जी आपकी सोच है। तो अगर हम उन्हीं वसाइल का यूटिलाइज़ करें और अपने ख़र्चे कम करें, आशियाँ कम करें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जी हम IMF की तरफ जाए। सर जो अभी करंट वोटिंग जो हुई थी उसमें फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से जो चीज़ें आई थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आया कि वो जो चीज़ें आई थी वो सही थी? देखें, जो मुझे समझ आना और मुझसे जो बड़े हैं हमारे बुजुर्ग भी, उनको भी हम लोगों ने वही चीज़ है कि जी फॉर्म बे का ही सुना था, 45 और 47 का हमें अब पता चला है। तो जो चीज़ कंफर्म है ना वो ये है कि जी जो फॉर्म 45 होता है ना, वो वोटिंग वाले दिन जो है ना वो करते हैं, जो मैनुअली निकलता है बाहर वहाँ से, जिसमें कौन सा उम्मीदवार जीता है, किसकी कितनी वोट है, सही है, वो वहाँ से एक दफ़ा आता है और सारों को पता चलता है। उसकी बेस पे वही सेम कॉपी होती है कंप्यूटर पे 47 फॉर्म, जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाता है, समझ गए? बिल्कुल। वो 47 फॉर्म है, सच कोई अलग से एक फॉर्म नहीं है कि जी फॉर्म 45 हो रहा है और 45 मैनुअल है, 47 जो है वो कंप्यूटराइज है। बस सर मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब इलेक्शंस के हुए, वोटिंग हुई, सारा कुछ हुआ 45 के हवाले से ही कि रात में मैनुअल काउंटिंग हुई, सारा रात में PTI जीत रही थी वोटिंग में, सारा कुछ PTI जीत भी गई थी एक तरह से।
और सुबह में जब न्यूज़ आई, जब डिजिटल मीडिया पे न्यूज़ सारी लॉन्च हुई है, तो उसमें ये था कि नून लीग जीती है। मैं ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रही थी। तो वो तो सबको पता है कि जी किस तरह जीती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जी वो किसी ने सबसे साफ ही कर दिया सारा फार्म ही। तो लोग तो ये है कि जी देखें, कहने पे देखा जाए तो हम ये बात कर सकते हैं कि जी जिस सारे रात को हार के जो सोए हुए थे ना, वो सुबह उठे तो जीते हुए थे, और जो जीत के सोए थे वो सुबह उठे तो हारे हुए थे। ये एक फैक्ट है, इस चीज़ को जुटलाना नहीं चाहिए। डाका ज़रूर पड़ा है, और इस दफ़ा अवाम की वोटिंग पे सही बदमाशी के साथ डाका पड़ा है, जैसे कहते हैं ना। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि जी अवाम ने अगर एक पार्टी को सिलेक्ट किया है तो ज़ाहिर है सारों को उसका साथ देना चाहिए कि जी ठीक है, शायद अवाम का एतमाद है तो उन्होंने वो किया। इस चीज़ को इस तरह इस नेच पे नहीं लेके जाना चाहिए था। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी हम दुआ गो ही हैं कि जी जो हो गया जिस तरह हो गया, हुकूमत बन गया। बार बार ये वोटिंग वाला खेल तो नहीं होता, इलेक्शन इस पे भी खर्चे होते हैं। तो अब जो बन गया उसे एतमाद में अवाम को भी लेना चाहिए, और अवाम को भी उस पर एतमाद करना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी ये सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, इसे पर्सनल नहीं लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि जी सारे गिले शिकवे दूर करके सारे मिल के बैठे और इस मुल्क का सोचें, बजाय कि जी एक दूसरे पे अटैक या इल्ज़ामात करने के। ठीक है, हर बंदा 100% परफेक्ट नहीं है। हम इमरान खान को भी परफेक्ट नहीं कहते, उनकी भी होंगी काफ़ी सारी खामियां होंगी। ठीक है, हो सकता है उनकी ज़्यादा खामियां हों जो मैं नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन आप कहें कि जी अब जो बाकी पार्टीज़ हैं वो उन्होंने कोई इतने अच्छे काम किए कि हमें इमरान खान बुरा लगना शुरू हो जाए, तो वो भी गलत है। सर, आप 23 मार्च के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना है? पैगाम दिया है कि जी हमें रंग और नस्ल से बारातर होकर ना इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, ये मुल्क नहीं है तो फिर जो है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ज़रूर, थैंक यू, शुक्रिया। गुलजार ट्रैवल एंड टूर्स के सीईओ से आज हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया अबाउट ट्रैवल एंड टूर्स, और 23 मार्च के हवाले से भी आपको अपना पैगाम दिया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम मज़ीद ऐसी कंपनी से मुलाकात करेंगे और मज़ीद अच्छे से अच्छे पैगाम और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे।